आज हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि जर्मनी पहुंचने के बाद वहां रहने वाले भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना जबरदस्त स्वागत किया है। इस दौरान एक भारतीय बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी को देशभक्ति की कविता सुनाई और एक दूसरी बच्ची आज अपने हाथों से प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर बनाकर लाई थी और इस तस्वीर पर मोदी ने अपना ऑटोग्राफ भी दिया। इसके साथ ही आज हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के इतने बड़े डेलीगेशन के साथ जर्मनी जाने का कूटनीतिक महत्व क्या है। अभी तक भारत ने अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के साथ अपने निजी संबंध या अच्छे संबंध बनाकर रखे थे और इन देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की अपनी एक खुद की भी बड़ी अच्छी पर्सनल केमिस्ट्री है। लेकिन यूरोपीय देशों के साथ भारत के इस तरह के संबंध अभी तक नहीं रहे। यूरोपीय यूनियन में जर्मनी को सबसे रूढ़िवादी देश माना जाता है और हाल ही में वहां पर नए नेता की चांसलर के तौर पर नियुक्ति भी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी 65 घंटे में यूरोप के 3 देशों को कवर कर रहे हैं और ये हैं जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। और भारत की यूरोपीय यूनियन के साथ एक पर्सनल केमिस्ट्री बनाने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया ने सोचा था कि रशिया से दोस्ती की वजह से भारत अलग थलग पड़ जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। प्रधानमंत्री मोदी की विदेशों में बढ़ती लोकप्रियता और उनकी मान्यता पर इस विश्लेषण के हमारे पास आज 3 मुख्य आधार हैं। पहला, भारत के प्रधानमंत्री मोदी की गेम चेंजर डिप्लोमेसी, इसे आप प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक क्रांति भी कह सकते हैं। दूसरा आधार है विदेशों में बसे भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की अपनी लोकप्रियता और तीसरा आधार है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ब्रांड इंडिया का बढ़ता प्रभुत्व। यानी पहले के मुकाबले अब स्थितियां बहुत बदल गई हैं। इससे पहले, आज से 10 साल पहले जब भारत का कोई प्रधानमंत्री विदेश जाया करता था तो तब कैसी तस्वीरें सामने आती थीं और तब लोगों में इतना जोश शायद नहीं होता था जितना आज देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहले आपको हम ये नई तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी एक बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं। ये बर्लिन से आई नई तस्वीरें हैं और अपने होटल से वो जा रहे हैं अपनी बिजनेस मीटिंग की तरफ और उन्होंने ये तय किया कि वो ये दूरी किसी गाड़ी में नहीं बल्कि खुद पैदल चलकर ही तय करेंगे। तो वो पैदल अपने होटल से इस जगह तक, हालांकि बहुत वो ये जो वेन्यू था मीटिंग का ये बहुत ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पैदल चलकर ही यहां पर पहुंचे हैं। ये नई तस्वीरें हैं हमारे पास जो बर्लिन से आ रही हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की एक पब्लिक अपीयरेंस है जो उन्होंने वहां पर दी। आमतौर पर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं तो वो इस तरह से नहीं जाते हैं, लेकिन ये आज उनका एक अलग स्टाइल जर्मनी के लोगों को देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी 65 घंटे के दौरे पर हैं और 65 घंटे में वो जिन 3 देशों का दौरा कर रहे हैं, ये 3 देश हैं जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस, जो आपके नक्शे पर हैं। सबसे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। भारत से करीब 5700 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी की जमीन पर जब लैंड किए, जब उतरे, तो वहां सबसे आगे स्वागत के लिए जर्मनी की आर्मी के अफसर मौजूद थे। लेकिन इन तस्वीरों पर बर्लिन से ब्रिटेन तक और मॉस्को से वॉशिंगटन तक सभी की नजर है और इसके पीछे मुख्य वजह है यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा युद्ध। 3 देशों के प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर, उनका क्या कार्यक्रम है और इस दौरे के मायने क्या हैं, उसके बारे में आज हम आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको वो देखना चाहिए जिसे देखकर हर भारतीय, चाहे आप यहां रहते हैं या कहीं और, आप सबको गर्व होगा। बर्लिन एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला सीधे उनके होटल पहुंचा और होटल में प्रवेश के साथ ही पूरा होटल मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। वहां वंदे मातरम का जय घोष भी हो रहा था, यानी चारों तरफ भारत की चर्चा थी, चारों तरफ भारत का नाम गूंज रहा था। वंदे भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। मोदी जी से स्वागत आहे। वंदे 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 भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। मोदी
तो दिल्ली में रहने वाले भारत के निवासी हैं, भारतीय लोग हैं जो दूर दूर से प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए यहां पर आए थे और उन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत किया। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे कि विदेशों में बसे भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री मोदी कितने लोकप्रिय हैं और लोगों में उनके लिए कितना क्रेज है। बर्लिन के होटल में हर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को एक बार छूना चाहता था, उनसे हाथ मिलाना चाहता था, एक बार उनसे बात करना चाहता था और सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए लालायित थे और प्रधानमंत्री ने भी किसी को निराश नहीं किया। उन्होंने सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बहुत सारे लोगों के साथ आज उन्होंने हमेशा की तरह सेल्फी भी खिंचवाई। क्या बनाया तुमने? अच्छा, क्या बनाया? कितना टाइम लगा इसको बनाने में 1 घंटा और बाकी के पीछे। हाँ, बेटे आप साइन करवाने थे। फोटो निकाले। बेटे आप फोटो निकाले। साइन कर दो। वापिस से दे देना। मेरे पापा ने जब मैं छोटी थी और उन्होंने मेरे को न्यूज़ चैनल दिखाया तो उन्होंने बताया कि ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो मैंने बोला कि मुझे उनसे मिलना है। तब मैं 3 इयर्स की थी और अब जाके मेरे को उनसे मिलने को मिला। तस्वीर मैंने बनाई है, हेल्प पेरेंट्स ने किया है और ये भी मैंने ही बनाया है और ये उन्हें सबसे स्पेशल लगा। अच्छा, प्रधानमंत्री से जब आप मिले तो उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने कुछ बोला होगा आपको, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? उन्होंने बोला शाबाश और उन्होंने बोला कि ऐसे ही करते रहो। 15 मिनट बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि उन्होंने ऊपर जय हिंद भी लिखा है, वंदे मातरम, सॉरी। उन्होंने जैसे वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं तो वो उन्होंने देखा, उन्होंने उस चीज़ को नोटिस किया, इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। सबका मैं ही ले लेता। ले लो। वाह वाह, बढ़िया। जो संस्कार हमें प्रधानमंत्री जी से या जो कार्यों का प्रेरणा हमें उनसे मिल रही है, वही हम आगे अपने आने वाली जनरेशन को दे पाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे 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 भारत माता के जय, भारत माता के जय।
वंदे 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 वंदे। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये 65 घंटे का कार्यक्रम है और इसमें 25 कार्यक्रम प्रस्तावित हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की कुल 8 देशों के प्रमुखों से बातचीत होनी है। इसमें सारी दुनिया की निगाहें रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के साथ भारत की बातचीत पर टिकी है। भारत में रहने वाले लोगों से मिलने के बाद, भारतीयों से मिलने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर यानी जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से भी मुलाकात की और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सम्मान के बाद बर्लिन में भारत और जर्मनी के बीच आईजीसी को लेकर बैठक हुई। आईजीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल शामिल हुए और जर्मनी की तरफ से भी उनका डेलीगेशन, जिसमें कि उनके चांसलर ओलाफ शोल्ज के अलावा जर्मनी की विदेश मंत्री समेत उनके समकक्ष मंत्री शामिल हुए। तो एक बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत बड़ा डेलीगेशन अपने साथ लेकर गए हैं, जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। वो अपने साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर गए हैं, अपने साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर गए हैं, एनएसए जो हैं हमारे अजीत डोवल उन्हें लेकर गए हैं और एक और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी उनके साथ गए हैं। तो ये ऐसा बहुत कम होता है कि प्रधानमंत्री मोदी इतने बड़े डेलीगेशन के साथ कहीं पर जाएं। दोनों देशों के बीच बैठक में किन अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है और उसे समझाते हैं अब आपको। इससे भारत को क्या लाभ होगा वो भी हम आपको आज बताएंगे। पहली बात तो यह है कि हरित ऊर्जा को लेकर समझौता हुआ है, ग्रीन एनर्जी को लेकर। इस तरह से तैयार की गई ऊर्जा पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती और आजकल तमाम देश और पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की बात कर रही है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन पर दोनों देश एक साथ मिलकर काम करेंगे। और तीसरी बात, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भी एक समझौता हुआ है। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात सारी दुनिया से कही वो सभी को सुननी चाहिए और वैश्विक स्तर पर आज प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया में क्या अहमियत है, इससे आपको यह भी समझ में आएगा। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा है, किंतु विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर होगा। इस संघर्ष के ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट से भारत बहुत ही चिंतित है। हमने अपनी तरफ से यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है। हम अन्य मित्र देशों को भी अन्य निर्यात, तेल आपूर्ति और आर्थिक सहायता के माध्यम से
मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। पोस्ट कोविड काल में भारत अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले सबसे तेज ग्रोथ देख रहा है। हमें विश्वास है कि भारत वैश्विक रिकवरी का महत्वपूर्ण स्तंभ बनेगा। और अब हम आपको सीधे बर्लिन लेकर चलते हैं। हमारे संवाददाता सिद्धांत सिब्बल इस समय बर्लिन में मौजूद हैं और वो आपको बताएंगे प्रधानमंत्री के पूरे एजेंडे के बारे में और प्रधानमंत्री के इस दौरे के महत्व के बारे में। तो सिद्धांत, आप खुद वहां पर मौजूद हैं, आपने बहुत सारी चीजें वहां पर देखी हैं। यू हैव बीन अ विटनेस टू एवरीथिंग। आप हमारे दर्शकों को सरल भाषा में बताइए आज जो आपने देखा उसका वृतांत, और दूसरा यूरोपीय देशों के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी की जो बैठकें का जो सिलसिला शुरू हो रहा है, इसका क्या मतलब है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में? दो बड़े एस्पेक्ट आज देखें। आज पूरा दिन एक पैक डे था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। एक बड़ा फोकस था जो डायस्पोरा कंपोनेंट था। हमने कलर देखा, हमने देखा कि कैसे एंथुजियास्टिकली प्रधानमंत्री को स्वागत करा गया। और आज शाम को एक और इवेंट होगा, करीब 10 बजे करीब वो इवेंट होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे, एड्रेस करेंगे डायस्पोरा को। और एक ये परमानेंट फिक्सचर है प्रधानमंत्री की फॉरेन विजिट्स को लेकर। दूसरा बड़ा फोकस था हार्ड डिप्लोमेसी में, जब प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई जर्मन चांसलर के साथ और बहुत सारे पैक्ट साइन हुए। और कहीं ना कहीं अगर हम यूरोपीय देशों की बात कर लें तो पिछले 2 हफ्तों से और अगले कुछ हफ्तों के लिए भारत और यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी एंगेजमेंट्स होने वाली है। हमने देखा कि कैसे यूरोपियन यूनियन की लीडरशिप उर्सुला वॉन डर लेyen भारत आई थी। उनसे पहले जो यूरोप में अगर बात कर लें, यूरोप के फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे पिछले हफ्ते, और यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन भी भारत आए थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप में आए हैं। 3 देशों की ये जो विजिट है, ये पहली फॉरेन विजिट है प्रधानमंत्री की इस साल, और ये पहली विजिट है प्रधानमंत्री की जब से रूस और यूक्रेन की जो जंग शुरू हुई है उसके बाद। तो कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंस है। और यहाँ पे अगर हम देखें बायलैटरल्स, अगर हम जर्मन चांसलर की बात कर लें तो पिछले साल ही नियुक्त हुए हैं जर्मन चांसलर। उन्होंने चांसलरशिप अपनी टेक ओवर करी, उसके बाद ये पहली इन पर्सन मीटिंग है। इमैनुअल मैक्रोन फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ भी पहली मीटिंग होने वाली है जब से इलेक्शन रिजल्ट्स आए। तो इसमें बहुत सारे फर्स्ट हैं। तो सिग्निफिकेंस यही है कैसे यूरोपियन यूनियन के देश और भारत, जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, एक साथ आ रहे हैं तब जब दुनिया में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। पर कहीं ना कहीं अगर हम बर्लिन की बात कर लें तो यहाँ आज भारत का बोलबाला रहा। यहाँ पे एक तरह से मिनी इंडिया बना हुआ था। मैं इस वक्त प्रधानमंत्री के होटल के पास ही खड़ा हूँ और यहाँ पे इस वक्त ज्यादातर जो भारतीय हैं वो चले गए हैं डायस्पोरा का जो इवेंट होने वाला है। पर थोड़ी देर पहले ये पूरा एक मिनी इंडिया बना हुआ था। यहाँ पे भारत का पूरा कल्चर दिखाया जा रहा था। बल्कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे और भी एक जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट है। अगर आप बर्लिन में आए तो यहाँ पे झंडे लगे हुए हैं यूक्रेन को लेकर, हर जगह सॉलिडारिटी दिखाया जा रहा है। बल्कि हम अभी यहाँ पे जहाँ घूम रहे कि एक ऐतिहासिक सिटी सेंटर है और यहाँ पे हमें प्रेसिडेंट जेलेंस्की के हूबहू भी दिखाई दिए। ये बिल्कुल एक तरफ से प्रेसिडेंट जेलेंस्की यूक्रेन की, ये इंग्लिश नहीं बोलते हैं, ये सिर्फ रशियन बोलते हैं, ये दिखाई दिया। और ये कहीं ना कहीं एक तरफ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी कलरफुल एटमॉस्फेयर भी है बर्लिन के अंदर। तो ये एक बड़ा स्टॉप ओवर रहा प्रधानमंत्री का। इसके बाद डेनमार्क में होगा एक फोकस, जहां पे दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होगा, और फ्रांस में प्रधानमंत्री मिलेंगे इमैनुअल मैक्रोन से। जी सिद्धांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सिद्धांत के साथ जैसे अभी आपने देखा वहां पर जेलेंस्की के एक हमशक्ल हैं जो कि सिद्धांत के साथ खड़े हुए हैं। आगे हम आपको बताएं जर्मनी के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना होगा कि जर्मनी जो है वो यूरोपीय यूनियन का एक बहुत प्रमुख देश है और वो यूक्रेन का मित्र देश है। यानी यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध में जर्मनी यूक्रेन की तरफ है और रशिया के खिलाफ है और लगातार रशिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। अब देखिए भारत की बात। भारत अभी तक बीच में है। भारत यूक्रेन के साथ तो है, लेकिन भारत ने रशिया के खिलाफ भी कुछ नहीं किया है और पूरी दुनिया इस समय भारत को रशिया के एक मित्र देश की तरह देख रही है। बहुत सारे देशों को, खासतौर पर यूरोप के जो देश हैं, उन्हें इस बात से बड़ी निराशा है कि भारत ने उनका साथ नहीं दिया और भारत
रशिया के खिलाफ कार्रवाई की बात खुलकर नहीं कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी आज एक ऐसे देश में है, यूरोप में वहां पर हैं, जर्मनी में है, जो कि लगातार रशिया के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है। दोनों देशों के नेता आप देख सकते हैं यहां पर, जर्मनी के चांसलर और प्रधानमंत्री मोदी। जर्मनी के जो चांसलर हैं वो लगातार ये कह रहे हैं वो यूक्रेन की तरफ हैं पूरी तरीके से, और वो रशिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी रशिया के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों देशों के नेताओं के बीच बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है। और इससे आपको यह पता चलेगा कि दुनिया के जो तमाम देश हैं, चाहे वो इस युद्ध में यूरोप का साथ ना दे रहे हो, लेकिन तब भी प्रधानमंत्री मोदी की जो स्वीकार्यता है वो काफी अच्छी है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था 267.5 लाख करोड़ की है और वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जर्मनी में एक और खास बात है, करीब 29,000 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इसी तरह जर्मनी की करीब 1,700 कंपनियां भारत में किसी न किसी रूप में एक्टिव हैं। और आप अगर जर्मनी के बारे में और जानना चाहें तो सबसे ज्यादा मशहूर तो हमारे देश में जर्मनी की गाड़ियां हैं, और आपने उनके बारे में सुना होगा। जर्मनी की में बनने वाली मर्सिडीज गाड़ी हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर मानी जाती है। BMW, ऑडी, एक और ब्रांड आपने सुना होगा एडिडास, वो भी जर्मनी का है। फोक्सवैगन की गाड़ियां हमारे यहाँ काफी चलती हैं। ये तमाम जो बड़े ब्रांड हैं ये जर्मनी के ही ब्रांड हैं, चाहे वो गाड़ियों की बात आप कर लीजिए, चाहे जूते की बात कर लीजिए, तो ये सारे लोकप्रिय ब्रांड जर्मनी के ही हैं। इसी तरह से DHL ये जर्मनी का ब्रांड है। बॉश जो ग्रुप है वो जर्मनी का है। और इनके अलावा तमाम छोटे छोटे जो मशीन में आप काम आने वाले जो स्पेयर पार्ट्स हैं और जर्मन जो सामान है वो आज भी भारत के बाजारों में आपको मिल जाएगा, और उनकी बहुत बड़ी विश्वसनीयता मानी जाती है। आज दोनों ही देशों को एक दूसरे की काफी जरूरत है। जर्मनी यूरोप का सबसे कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी देश माना जाता है, और वो अब भारत में विश्वास दिखा रहा है। इसके मायने समझे जा सकते हैं कि वो अब वैश्विक स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, और इसी उद्देश्य का एक बड़ा हिस्सा भारत से मित्रता को माना जा रहा है। इससे पहले जर्मनी में एंजेला मर्केल चांसलर हुआ करती थी, और उन्हें चीन का हिमायती माना जाता था। उनका जो झुकाव था वो चीन की तरफ ज्यादा था, और शायद इसीलिए उन्होंने भारत में कभी कोई खास रुचि दिखाई नहीं, जैसे दुनिया के अन्य देश दिखाते रहे हैं। तो जर्मनी अभी तक हमसे थोड़ा दूर रहा। लेकिन अब जर्मनी के जो नए चांसलर आए हैं वो हैं ओलाफ शोल्ज। उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी की एक अलग केमिस्ट्री बन रही है। इन्हें काफी प्रगतिवादी नेता माना जाता है, और इन्होंने भारत में रुचि भी दिखाई है। और जिस तरह के समझौते दोनों देशों के बीच हुए हैं वो ये दिखाता है कि आने वाले दिनों में जर्मनी भी भारत का एक नया और बड़ा व्यापारिक साझेदार बन सकता है। तो ये जर्मनी को लेकर जो एक बड़ी बात है आज हम आपको बताते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि जर्मनी के सबसे बड़े नेता को चांसलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम और किसी देश की बात करते हैं तो हम या तो प्रधानमंत्री के बारे में बताते हैं आपको, या राष्ट्रपति के बारे में बताते हैं। ये दो ही तरह के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। लेकिन जब आप जर्मनी की बात करते हैं तो आप चांसलर की बात कर रहे हैं, और वही उनके नेता हैं। इसकी वजह इतिहास में छिपी हुई है। रोमन साम्राज्य में कानूनी मामलों से जुड़े अधिकारी को चांसलर कहा जाता था। मध्यकाल में जर्मनी में साम्राज्य के प्रशासन के प्रमुख को चांसलर कहा जाता था, और फिलहाल जर्मनी में चांसलर का पद प्रधानमंत्री के पद के समकक्ष माना जाता है, यानी यही वहां के प्रधानमंत्री हैं। हालांकि दुनिया के अलग अलग देशों में चांसलर शब्द अलग अलग पदों के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रिटेन में वित्त मंत्री को चांसलर कहते हैं। लैटिन अमेरिका के कई देशों में विदेश मंत्री को भी चांसलर कहा जाता है, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता है। तो ये एक बड़ी बात है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो भारत ने रशिया जैसे देशों के साथ, अमेरिका जैसे देशों के साथ, ब्रिटेन, फ्रांस, इस तरह के देशों के साथ अपना एक अलग रिश्ता बनाकर रखा था, लेकिन यूरोप के साथ हमने कभी इस तरह का रिश्ता नहीं बनाया। और अब समय आ गया है कि जब यूरोपीय यूनियन एक अलग यूनिट की तरह दुनिया की डिप्लोमेसी में आ रहा है तो भारत को भी यूरोप के साथ अपने संबंध सुधारने होंगे। और इसी वजह से आज आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी यूरोप के इस यात्रा पर गए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.